नमस्ते। आज प्रस्तुत है भारत की खोज का 7वां भाग, अतीत का भार। मेरे बंधन का 21वां महीना चल रहा है। चांद बढ़ता और घटता रहता है और शीघ्र 2 साल पूरे हो चुकेंगे। और यह स्मरण कराने के लिए कि मेरी आयु ढल रही है, एक नया जन्म दिवस आ जाएगा। अपने पिछले 4 जन्मदिन मैंने बंदीगृह में बिताए हैं, यहाँ और देहरादून बंदीगृह में, तथा कई और इससे पहले के बंदीगृह की अवधि में उनको गिनना भूल गया हूँ। इन सभी महीनों में मैं सदैव कुछ लिखने का विचार करता रहा हूँ। इसके लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता भी रही है और एक हिचक भी रही है। मेरे मित्रों ने समझ लिया था कि मैं पिछले बंदीगृह में जैसा करता रहा हूँ, इस बार भी कोई नई पुस्तक लिखूंगा, जैसे यह बात मेरे स्वभाव में समा गई है। फिर भी मैंने कुछ लिखा नहीं। यह बात मुझे एक सीमा तक अच्छी नहीं लगती थी कि कोई पुस्तक बिना किसी विशेष उद्देश्य के लिख दी जाए। लिखना अपने आप में कठिन नहीं था, किंतु एक ऐसी वस्तु प्राप्त करना जिसका कुछ महत्व हो और जो मेरे बंदीगृह में रहते हुए भी पुरानी न पड़ जाए, जबकि संसार आगे बढ़ जाए, एक दूसरी ही बात थी। मैं आज या कल के लिए नहीं लिखूंगा, अपितु एक अज्ञात भविष्य के लिए और संभवतः दूर के भविष्य के लिए लिखूंगा। और कब के लिए? संभवतः जो मैं लिखूं वह कभी प्रकाशित न हो, क्योंकि जो वर्ष मैं बंदीगृह में बिताऊं वे ऐसे हो सकते हैं कि संसार में और भी खलबली और संघर्ष हो, अतिरिक्त लड़ाई के उन वर्षों के जो अब बीत चुके हैं। संभव है भारत स्वयं ही युद्ध का मैदान बने या यहाँ युद्ध छिड़ जाए। यदि हम इन सभी संभावना से बच भी जाएं, तो भविष्य की किसी तिथि के लिए लिखना एक भारी अनिष्ट की आशंका का काम होगा, क्योंकि आज के विषय संभव हैं उस समय तक समाप्त हो चुके हों और उनके स्थान पर नए ही विषय खड़े हो गए हों। सारे संसार में फैली हुई इस लड़ाई को मैं केवल इस दृष्टि से नहीं देख सकता था कि यह एक लड़ाई है जो औरों से बड़ी तथा अधिक दूर तक फैली हुई है। जिस दिन से यह आरंभ हुई, अपितु उसके पहले से मुझे लगने लगा था कि बहुत उथल पुथल मचा देने वाले परिवर्तन होने वाले हैं और उस समय मेरी तुच्छ रचनाएं पुरानी पड़ चुकी होंगी। फिर वे किस काम आएंगी? ये सब विचार मुझे व्यथित करते रहे और लिखने से रोकते रहे, तथा इनके पीछे मेरे मस्तिष्क के छुपे हुए कोने में और गहरे प्रश्न भी समाहित थे, जिनका मुझे कोई सरल उत्तर नहीं मिल रहा था। इसी प्रकार के विचार और ऐसी ही कठिनाइयाँ मेरे सामने पिछली अर्थात अक्टूबर 1940 से दिसंबर 1941 तक के बंदीकाल में भी आई थी, जिन्हें मैंने देहरादून बंदीगृह की अपनी पुरानी कोठरी में, जहाँ 6 वर्ष पहले मेरी कहानी लिखना आरंभ किया था, काटा था। यहाँ पर 10 महीने तक कुछ भी लिखने का मेरा मन नहीं चाहा और अपना समय मैंने पढ़ने या भूमि खोदकर मिट्टी और फूलों के साथ खिलवाड़ करने में बिताया। अंततः कुछ लिखा भी। जो कुछ लिखा वह मेरी कहानी का क्रम ही था। कुछ सप्ताहों तक मैं गति से लगातार लिखता रहा, किंतु मेरा काम पूरा नहीं हुआ था कि अपने 4 वर्ष के बंदीकाल के समाप्त होने से बहुत पहले मुझे छोड़ दिया गया। यह अच्छी ही बात थी कि जो काम मैंने आरंभ किया था उसे समाप्त नहीं कर पाया था, क्योंकि यदि मैं उसे समाप्त कर चुका होता तो उसे किसी प्रकाशक को देने की इच्छा हुई होती। उसे अब देखता हूँ तो अनुभव करता हूँ कि यह वस्तु कितने अल्प मूल्य की है। उसका बहुत सा भाग अब कितना भासी और नीरस लगता है। जिन घटनाओं में का इसमें वर्णन है उनका सारा महत्व जाता रहा है और अब वह एक अधभूले अतीत के मलबे की भांति है, जिस पर बाद के ज्वालामुखी के उबाल का लावा फैला हुआ। उनमें मेरी रुचि अब जाती रही। जो बातें मेरे मस्तिष्क में बच रही हैं वे हैं स्वयं के अनुभव, जिनकी छाप मुझ पर पड़ी है, अर्थात भारत की जनता से जो इतनी विविध है फिर भी जिसमें इतनी अद्भुत एकता है, बड़ी संख्या का संपर्क में आना, मस्तिष्क की कुछ उड़ानें, दुख की कुछ लहरें और उन पर नियंत्रण पाने पर संतोष और प्रसन्नता, काम में बिताए गए समय का आनंद। इनमें से अधिकांश बातें ऐसी है कि उनके बारे में कुछ लिखा नहीं जा सकता। व्यक्ति का भीतरी जीवन, भावों और विचारों के बारे में कुछ स्वत्व है कि दूसरों तक उसका पहुंचाया जाना न उचित है न संभव। फिर भी इन व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत संपर्कों का बड़ा मूल्य है। वे व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं,
अपितु उसे ढालते हैं और जीवन तथा देश और दूसरी जातियों के बारे में उसके विचारों के परिवर्तन करते हैं। जैसे मैं दूसरे बंदी गृहों में किया करता था, वैसे ही अहमदनगर के बंदी गृह में भी पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखरेख आरंभ की और नित्य कई घंटे, यहाँ तक कि कड़ी धूप में भी भूमि खोदकर क्यारियाँ तैयार किया करता था। भूमि बड़ी वीरान और पथरीली थी और पिछले भवनों के ईंट रोड़ों से भरी हुई। यहाँ पुराने भवनों के अवशेष भी थे, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ बीते समय में अनेक लड़ाइयाँ हुई हैं और महलों के षड्यंत्र चलते रहे हैं। यदि भारत के इतिहास का विचार किया जाए तो इस स्थान का यह इतिहास अति प्राचीन नहीं है और व्यापक दृष्टि डाली जाए तो इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, किंतु इससे संबंध रखने वाली एक घटना है जो महत्वपूर्ण है और जिसको आज भी स्मरण किया जाता है। वह है एक सुंदर स्त्री चांद बीबी की बहादुरी, जिसने इस बंदीगृह की रक्षा की थी और जिसने हाथ में तलवार लेकर अपने सिपाहियों के साथ अकबर की शाही सेना का सामना किया था। अपने ही लोगों में से एक के हाथों उसकी मृत्यु हुई थी। इस अभागी भूमि को खोदते हुए हमें प्राचीन दीवारों के भाग मिले हैं और भूमि की सतह से बहुत नीचे दबे हुए भवनों की गोल और उभरी छतों के ऊपरी भाग भी। हम इस काम में अधिक आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि अधिकारियों ने यह नहीं चाहा कि गहरा खोदा जाए या पुरातत्व के बारे में खोज की जाए, और न हमारे पास इस काम के लिए ठीक साधन ही थे। एक बार हमें पत्थर में उत्कीर्ण एक कमल मिला जो किसी दीवार के किनारे पर, संभवतः किसी द्वार के ऊपर था। मुझे स्मरण हो आया एक दूसरी और अल्प रुचिकर खोज जो मैंने देहरादून बंदीगृह में की थी। 3 वर्ष हुए अपनी छोटी सी चहारदीवारी में भूमि खोदते हुए मुझे बीते हुए समय का एक विचित्र चिन्ह मिला। भूमि की सतह से बहुत गहराई पर 2 पुराने खंभों के बचे हुए भाग मिले और हमने उन्हें किसी प्रकार उत्तेजना के साथ देखा। वे पुरानी सूलियों के टुकड़े थे जो वहाँ 30-40 वर्ष पहले काम में लाई जाती थीं। यह बंदीगृह अब बहुत दिनों से सूली चढ़ाने के काम में नहीं लाया जाता था और पुरानी सूलियों के सब प्रकट चिन्ह हटा दिए गए थे। हमने उसकी जड़ को पा लिया था तथा उखाड़ डाला था, और बंदीगृह के मेरे सभी साथी जिन्होंने इस काम में हाथ बटाया था इस बात से प्रसन्न थे कि हम लोगों ने अंततः इस अशुभ वस्तु को निकाल फेंका था। धन्यवाद। मैं यहीं समाप्त करती हूँ, शेष अगले अध्याय में। अगर आपको सुनना अच्छा लगता हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।